हेलो एवरीवन। आज की डेट है 4 सितंबर 2024। तो आज क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आई है वो देखेंगे हम आज के एडिटोरियल में और पूरे न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो आज है September 4 2024। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो माओइस्ट हैं, 9 माओइस्ट किल कर दिए गए हैं। कहाँ? दंतेवाला। दंतेवाला कहाँ है जगह? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो वहाँ पे एक ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन, और उसमें 9 माओइस्ट की डेथ हो चुकी है। ये इतनी रिलेवेंट नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसके ऊपर जब भी एडिटोरियल आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। GS3 में आएगा ये। ओके, आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में काफी फ्लड आई हुई है, हमने सिचुएशन देख रखी है। फ्लड किस में आता है? नेचुरल डिजास्टर में। ठीक है, GS1 ज्योग्राफी में। और आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज पे। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है? इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रोजेक्शन है वो कितनी रहेगी? 7%। कौन सी फाइनेंशियल ईयर के लिए? 24-25 के लिए। ये प्रोजेक्शन किसने बताई है? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये प्रिडिक्शन करते रहते हैं, कभी IMF कभी वर्ल्ड बैंक। इंपॉर्टेंट इसमें UPSC के परस्पेक्टिव से क्या है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सबसे पहले तो ब्रेटन वुड ट्वीन किसको बोला जाता है? वर्ल्ड बैंक एंड IMF को। अब ये कब बने थे? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था बताओ? 1939 टू 1945। अब जब ये एंड हुआ तो पहले होती थी लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, तो जब ये एंड हुआ तो उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन बनी, UN। अब उस टाइम पे फाइनेंस के लिए दो इंस्टीट्यूशन आए जिनका नाम था वर्ल्ड बैंक एंड IMF। वर्ल्ड बैंक एंड IMF 1944 के ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट से बने। अब जो वर्ल्ड बैंक है उसके भी 5 पार्ट है। ठीक है, उसके 5 पार्ट हैं। उसमें कुछ पार्ट मतलब कि जैसे कि IVRD, ऐसे कर करके इसके टोटल 5 पार्ट है। एक पार्ट है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया मेंबर नहीं है, बताइए कौन सा पार्ट है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है? ठीक है, तो ये पांचों पार्ट आते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है इसको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस न्यूज से हम यही रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते थे अपने एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, कोर्ट ने समन दिया है केजरीवाल को आफ्टर CBI सप्लीमेंट्री चार्जशीट। अब ये न्यूज हमारे काम की नहीं है, बट यहाँ से हम निकाल लेते हैं एक काम की चीज, CBI। ठीक है, तो CBI से रिलेटेड अब हम देखेंगे। अब मुझे बताओ, जो CBI है क्या वो एक स्टेचुटरी बॉडी है? CBI स्टेचुटरी बॉडी है या नहीं? या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में CBI है? नहीं। CBI एक स्टेचुटरी बॉडी है या नहीं है, ये बताना है। CBI बनी कब है? दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ठीक है, और CBI मतलब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड काम करती है। वो किसी भी टाइप की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ठीक है, ED के साथ मिलके और जो बाकी एजेंसी है। एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो इंटरपोल है, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? CBI। CBI। ठीक है, CBI के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर, उनका टेन्योर कितना होता है बताओ?
उनका टेन्योर होता है 2 ईयर, ठीक है, +1 +1 +1। अभी सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो चेंज कर दिया गया था। अमेंडमेंट किस में आया था? दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट आया था 2021, जिसमें टेन्योर है वो क्या कर दिया था, 2 ईयर से 5 ईयर तक चेंज कर दिया था। कैसे? 2 ईयर से 5 का मतलब क्या हुआ? 2 साल तो टेन्योर होगा ही होगा। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 1 साल का एक्सटेंशन दे सकती है एक बार में, फिर से दे सकती है 1 साल का, और फिर से 1 साल का, यानी कि मैक्सिमम 5 ईयर का हो सकता है। एक बारी में एक बार एक्सटेंशन 1 साल का दिया जा सकता है, और मैक्सिमम ऐसा एक्सटेंशन 3 बार दिया जा सकता है, 3 टाइम। तो यानी कि सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर अब मिनिमम 2 ईयर टू मैक्सिमम 5 ईयर हो सकता है, एक्सटेंडेबल अप टू 5 ईयर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सीबीआई के रिगार्डिंग और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ना 2 कंसेंट होती हैं, जनरल कंसेंट और स्पेशल कंसेंट। अब मुझे बताओ, अगर किसी भी स्टेट में कोई क्राइम हुआ है तो वहां सीबीआई जाएगी या ना जाएगी, ये उस स्टेट पे इस पे डिपेंड करता है। सीबीआई को वहां से क्या करनी पड़ती है, कंसेंट लेनी पड़ती है उस स्टेट से। जैसे पहले वेस्ट बंगाल ने जनरल कंसेंट सीबीआई को नहीं दी थी। स्पेशल कंसेंट तो बिल्कुल हर बार लेनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली स्टेट जनरल कंसेंट दे देते हैं। लेकिन कई स्टेट ने, महाराष्ट्र ने, इन सब ने क्या कर लिया था, विड्रॉ कर ली थी जनरल कंसेंट को भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया हमारा, सीबीआई के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है एडिटोरियल, ठीक है। एडिटोरियल में आज बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी अच्छी न्यूज आई है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं एडिटोरियल पे। तो सबसे पहले क्या है, ए डिस्कोर्स ऑन एआई गवर्नेंस दैट इंडिया मस्ट सेव। अब एआई के ऊपर ना एक समिट होने जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक समिट होने जा रही है। अब इस एडिटोरियल में क्या बोला गया है, देखो कि आर्टिफिशियल, अब आगे का जो टाइम है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और उसके ऊपर एक समिट होने जा रही है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। तो अब उस समिट में इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। तो राइटर बोल रहा है कि उस समिट में इंडिया को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। कैसे एक्टिवली? क्यों एक्टिवली? क्यों? देखो, राइटर बोल रहे हैं कि जो यूएसए है और जो चाइना है, ये दोनों अपने अपने लेवल पे सबमिट करवा चुके हैं। मतलब कैसे? देखो, जो यूएन जनरल असेंबली है, वहां पे जो समिट है यूएस और चाइना, इससे पहले भी हो चुकी है, ठीक है। यूएस एक रिजोल्यूशन लेके आया था, सेफ सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई, ठीक है। 2 की रिजोल्यूशन एडॉप्ट हो चुके हैं एआई लीड यूएस और चाइना के द्वारा, सेफ सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें बोला है हार्मोनाइज अप्रोच टू एआई, मतलब कि एक हार्मोनाइज, एथिकल प्रिंसिपल, डाटा प्रोटेक्शन मेजर, ये सब, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ऐसा करके यूएस है जो वो एआई के वर्ल्ड में डोमिनियंट बनने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेम चाइना कर रहा है। चाइना एक रिजोल्यूशन लेके आया था, एनहांसिंग कोऑपरेशन ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एआई, फोकस ऑन इक्विटेबल बेनिफिट फ्रॉम एआई डेवलपमेंट, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड प्रमोटिंग एन ओपन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये इंक्लूसिविटी और इक्विटेबल डेवलपमेंट ही नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है चाइना की, चाइना अपने आप को एक की प्लेयर दिखाई, मतलब कि शो अप कर रहा है कि वो काफी की प्लेयर है एआई के मामले में, वर्ल्ड लेवल पे टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है। और इनमें भी हर एक कंट्री के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, डीप इंटरेस्ट होते हैं, जो कि उनकी जियो पॉलिटिकल कंटेंशन को दिखाते हैं कि डिजिटल गवर्नेंस में उनका क्या रोल होगा, ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस में। तो अब देखो, यूएन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि काफी, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे सॉल्यूशन ऑफर करता है और सारी चीजें, ठीक है।
तो यूएन में इंडिया को एक एक्टिव और लॉन्ग स्टैंडिंग इंडिया की एंगेजमेंट रही है। अब जैसे G20 में भी इंडिया ने काफी मतलब पार्टी काफी ज्यादा इशू को मतलब कि उठाया था, बाकी जो भी हैं ग्लोबल साउथ के। GPI जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे भी तो इंडिया है। राइटर बोल रहे हैं कि इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो GDC है जो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, ठीक है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट जो अभी होने जा रहा है, उसमें जो इंडिया है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। अब इंडिया का हमेशा से एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है, और यूएन के लिए इंडिया की एक काफी हिस्ट्री भी रही है कि वो चैंपियन रहा है ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाने में। ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ जितनी भी कंट्री, अभी इक्वेटर है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ के इधर साइड वाली कंट्री जो हैं वो मोस्टली ग्लोबल साउथ में आती हैं। साउथ वाली काफी डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं। डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड, तो इन कंट्रीज के मुद्दे इंडिया उठाता है। जैसे इंडिया ने क्लाइमेट चेंज के इशू में भी इन कंट्री के जो मतलब इशू है उनको अप्रेज किया था। यूएनजीए में इंडिया रिजोल्यूशन भी लेके आया था, जैसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि सबके ऊपर उतना, जैसे डेवलप्ड कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, डेवलपिंग कंट्री अभी डेवलप्ड फेज में है तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, उनका ज्यादा टाइम दिया जाएगा। तो ये सब यूएनएफसीसी में, क्योटो प्रोटोकॉल में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, फाइनेंस फंडिंग में इंडिया ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि डेवलप्ड कंट्री हैं वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें, डेवलपिंग को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, ठीक है। तो इंडिया का काफी डिप्लोमेटिक वेट भी है। इंडिया ने एक ग्रीन ग्रुप अलायंस भी क्रिएट की है। 72 जो एक जैसे सेम माइंडेड जो कंट्री हैं उनकी काउंटर करने के लिए, जो डेवलप्ड कंट्री प्रेशर क्रिएट कर देती हैं डेवलपिंग कंट्री पे, इंडिया ने एक बेसिक ग्रुप भी बनाया था। बेसिक ग्रुप का मतलब ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, जो क्या करेगा, सेफ गार्ड था डेवलपिंग डेवलपमेंटल और पुअर्टी रिडक्शन ऑब्जेक्टिव था जिसका, ठीक है। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो काफी मतलब कि उसने उसमें इंडिया दिखा रखा है कि इंडिया ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ग्लोबल साउथ के जो इशू हैं उनको रेज करने के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। तो अब इंडिया के पास एक अच्छा चांस है, ठीक है, कि एज ए ग्लोबल साउथ कंट्री इंडिया के पास भी काफी इनइक्वालिटीज हैं, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी हैं। एआई इनोवेशन में इंडिया के पास जैसे कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी लैक है, हाई क्वालिटी डाटा सेट, कैपिटल, इन सब की इंडिया के पास काफी कमी है, ठीक है। अब जैसे ही इंडिया ने क्लाइमेट के बेस पे अलग अलग डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, ऐसे ही इंडिया एआई गवर्नेंस पे लेके भी इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी और फेयरनेस की बात कर सकता है, ठीक है। तो अगर इंडिया जैसे G20 हुआ था जो, या फिर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई थी, इंडिया इन सब इशू को नहीं उठा पाया था। इंडिया ने इनको अंडरस्कोर कर दिया था इश्यूज को। लेकिन इंडिया, क्योंकि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में एआई में काफी डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी में काफी डिफरेंस है, तो अब इन कंसर्न को यूएन के सामने उठाना होगा, क्योंकि यूएन के पास लेजिटिमेसी है, यूएन की बातों को सब लोग मानते हैं। तो ये सब अगर इशू उठाएंगे तो इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में भी उभर के आएगा और साउथ का लीडर भी माना जाएगा, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा के इंडिया क्या कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है इसको वाइडर स्केल पे डेवलपिंग कंट्री को, कि जो मांग है वो सुनी जाए। इंडिया को बोलना चाहिए कि वो इक्विटेबल एक्सेस हो एआई टेक्नोलॉजी की, ठीक है, सब कंट्रीज को इक्विटेबल एक्सेस हो। टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करनी चाहिए, मतलब कि सब इक्विटी की बात करनी चाहिए। मेन चीज यही है, जैसे इन्वायरमेंट में इक्विटी है ऐसे ही इंटरनेट लेवल पे, टेक्नोलॉजी लेवल पे भी क्या होनी चाहिए, इक्विटी। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच मॉडल का यूज कर सकता है, मोर इंक्लूसिविटी होनी चाहिए ग्लोबल साउथ की कंट्री के लिए, और स्पेशल मार्जिनलाइज और जो अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप हैं उनके लिए, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह या फिर अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वहां पे, उनके लिए स्पेशल
उनके लिए प्रिविलेजेस होने चाहिए। तो ये एक क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म है जो एक्सेसिबल होगा स्मॉल टू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ग्रुप दैट लैक द रिसोर्सेज टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल डिस्कशन। ठीक है। तो ऐसा करके इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव अप्रोच एआई गवर्नेंस के लिए तैयार करनी चाहिए, जो कि रिस्पेक्ट करे ह्यूमन राइट की, इंटरनेशनल लॉज की और स्टैंडर्ड की। ठीक है। इंडिया एडवोकेट करेगा फेयर एंड इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस को, जो क्रूशियल रहेगी बाइपोलर डायनेमिक्स, जो यूएस और चाइना अपनी हेजेमनी एस्टेब्लिश करने की ट्राई कर रहे हैं एआई के वर्ल्ड में। इंडिया उसको क्या करेगा, ट्राई करेगा कि उसको और इंक्लूसिव और काफी फेयर बनाया जाए। अदरवाइज तो ग्लोबल साउथ के जो नीड्स हैं वो तो साइड लाइन हो ही जाएंगी, फिर उसका क्या फायदा हुआ। ठीक है। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं काफी ज्यादा, लेकिन डेवलपिंग के पास ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इंटरनेट का एक्सेस है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब ये सारे इशू हैं अभी भी। ठीक है। तो पॉलिसी और फ्रेमवर्क कुछ ऐसे बनने चाहिए कि वो सबको साथ में लेके चले। तो इंडिया की जो हिस्टोरिकल लीगेसी है एडवोकेट करने की, जो ग्लोबल साउथ के इशू हैं उनको, और रोबस्ट एंगेजमेंट इंटरनेशनल लेवल पे है, वो इन सब इशू को अच्छे से उठा सकती है। ये जो एक्टिव इंगेजमेंट है इंडिया की, ये सिर्फ ये नहीं है कि इसके जो इंटरेस्ट है इंडिया के उन्हीं को पूरा करेगी, बट ये एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर के लिए भी बैलेंस और डिजिटल सस्टेनेबल फ्यूचर भी क्रिएट करेगी। ठीक है। ये आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर, सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। ठीक है। तो इसे इसमें यही बोला है राइटर ने। इसको आप GS3 GS2 में डिजिटल गवर्नेंस में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है टेक ऑन चैलेंज ऑफ राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, यहाँ सैम पित्रोदा जी ने बोला है। एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, GS3। तो इन्होंने बोला है कि इनकम को काउंटर करने के क्या क्या तरीके हैं, जो इनइक्वालिटी है उसको। ठीक है। तो वन बाय वन इन्होंने बताया। सबसे पहले तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए। जो अमीर लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स लेके वो टैक्स का पैसा हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट पे लगा देना चाहिए। दूसरा क्या है, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। जब सबको एजुकेशन मिलेगी तो लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छे से जॉब ले पाएंगे। जो गरीब लोग हैं अगर उनको भी इक्वली एजुकेशन मिलेगी तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। थर्ड क्या है, जो लेबर लॉ है, लेबर राइट है, जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, मिनिमम वेज है, उसको अच्छी तरह से फिक्स करना चाहिए। ठीक है। और कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर देनी चाहिए वर्कर को, सो दैट सभी वर्कर को इकोनॉमी से बेनिफिट हो सके। फोर्थ पॉइंट क्या है इनइक्वालिटी को कम करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये क्या होगा, रीजनल डिस्पेरिटी। अब मान लो बिहार या फिर उधर साइड बंगाल साइड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो वहाँ कंपनी नहीं जा रही। यहाँ पे नॉर्थ की साइड में जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब कि डेवलप्ड है यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी आ रही है, तो यहाँ लोगों के पास काम ज्यादा है, तो उन लोगों को माइग्रेट होकर यहाँ आना पड़ता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो वो लोग वहीं काम करते अपने घर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुपर रिच का कंट्रीब्यूशन। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने स्टार्ट किया ग्लोबल कैंपेन गिविंग प्लेज। ये आप आंसर में भी लिख सकते हैं इनइक्वालिटी का, अगर कहीं भी मतलब क्वेश्चन आता है मेंस में, गिविंग प्लेज है, ये एग्जांपल ले सकते हो। इसमें क्या है, जो सुपर रिच लोग हैं, जो बहुत ही ज्यादा लोग हैं रिच, वो क्या कर सकते हैं, हाफ से ज्यादा अपनी वेल्थ को डोनेट कर सकते हैं, मोर देन हाफ। ठीक है। ये 5 इन्होंने सॉल्यूशन बताए हैं जो कि आप अपने आंसर में भी लिख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, बहुत सारी जो कंट्री हैं, अब मतलब जो ये गिविंग प्लेज है इसमें ना जो पैसे दिए जाते हैं हाफ से ज्यादा, फिर उनको पब्लिक गुड्स में यूज किया जाता है। ठीक है। 235 सुपर रिच पीपल हैं, मोर देन 235 से ज्यादा सुपर रिच पीपल 28 कंट्री के, उन्होंने $600 बिलियन रुपए दे दिए फॉर पब्लिक गुड के लिए। देखो कितना अच्छा हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बाकी कंट्री में जो की जाती है, कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है। जो मान लो स्टार्टिंग से ही अमीर लोग हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं,
उनको जब वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटा या बेटियों को ट्रांसफर करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, और उस टैक्स को फिर पब्लिक सर्विसेज में यूज किया जाता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ये सब। तो ये भी इनइक्वालिटी कम करने का एक वे है। जैसे जापान में ये टैक्स 55% है, साउथ कोरिया में 50 है, फ्रांस में 45 है, यूएस में 40 है। ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन में जब वो अपनी वेल्थ को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये सुपर रिच जो लोग हैं और जिनके काफी ज्यादा एसेट हैं उन्हीं के ऊपर लगाया जाता है। इंडिया में भी ये प्रपोज किया गया था कि ये टैक्स लगाया जाए, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि आज के टाइम पे जो इनइक्वालिटी है वो इंडिया में पहले से भी क्या है, जो ब्रिटेन के टाइम पे इनइक्वालिटी होती थी उससे भी ज्यादा है। अब जब हम मतलब इनइक्वालिटी की बात कर ही रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अब इसको कम कैसे करें इंडिया में। इंक्लूजन और इक्विटी, इंक्लूजन और इक्विटी कैसे? हम ये नहीं बोल रहे कि नया टैक्स लगा दो मिडिल क्लास पे या सुपर रिच पे, ये कर दो। ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि जो, जैसे कि नया टैक्स नहीं लगाना है मिडिल क्लास पे और जो सुपर रिच हैं, ये बोल रहे हैं कि जो रिसोर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। Locating the resource needed to lift million more about poverty and joblessness. To do this in way encourage value addition through production and efficiency, quality and consumption, as well as inclusion, sustainability, dignity and justice. रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इतने अच्छे से होना चाहिए कि लोगों को अच्छे से मतलब कि रोजगार मिले, अच्छा एफिशिएंटली वो अच्छा अर्न कर सके, क्वालिटी अच्छी हो उनकी लाइफ की। तो इसमें एक एनालिसिस की जरूरत है। तो अब ये बोल रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मतलब कि जो न्यू इकोनॉमिक्स है वो ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप एंड स्केल टू इकोनॉमिक्स ऑफ पर्पज। हमें सिर्फ स्कोप और स्केल नहीं देखना है, हमें पर्पज देखना है। अल्टीमेटली हमें इनइक्वालिटी कम करनी है। तो ये कीवर्ड है GS3 में, आप यूज कर सकते हो। जहां इनइक्वालिटी की बात है, पुअर्टी की बात है, इकोनॉमिक ऑफ स्कोप एंड स्केल टू इकोनॉमिक ऑफ पर्पज। पर्पज क्या है हमारा? इंक्लूजन, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, लोगों को पुअर्टी से अबव उठाना है। इंडिया, अब ये इंडिया के बारे में बता रहे हैं, इंडिया क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता है, इंडिया के पास क्या क्या है। ये कह रहे हैं कोई सिल्वर बटन नहीं है इंडिया के साथ कि वो दबाया और इनइक्वालिटी कम हो गई, सब इक्वल हो गई। नहीं, काम करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे। ठीक है। अब सब, कुछ लोग मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होगा, मार्केट में लिबरलाइजेशन होगा तो वो सिल्वर बटन की तरह अपने आप इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, लेकिन नहीं। पहले क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी इनइक्वालिटी कम हुई, लेकिन फिर कोविड आ गया, या फिर क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जहां से वो इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई थी वापिस फिर से बढ़ गई। तो इन्होंने सजेस्ट किया है कि गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो सबसे बेस्ट रहता है डिसेंट्रलाइजेशन का। पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, रिसोर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाए। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जो सबसे ऊपर है फिर नीचे तक पहुंचाना, फिर और नीचे तक, मतलब लोकल लेवल तक रिसोर्स को पहुंचाना। ठीक है। तो लोकल नीड के अकॉर्डिंग, जो लोकल नीड है, लोकल टैलेंट है, लोकल रिसोर्स है, लोकल प्रोडक्शन है। अब गांधी जी ने एक इंपॉर्टेंट बात की थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये आप भी आंसर में यूज करना, जहां MSME की बात आए, जहां छोटे छोटी इंडस्ट्री की बात आए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अब ये क्या बोलते हैं इसमें, हाइपर कनेक्टेड जो वर्ल्ड है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और प्रोस्पेरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और जो मतलब स्मॉल कंपनी है, स्मॉल MSME है, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है करना। ठीक है। तो लेकिन बैंक क्या करते हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको बड़ी इजीली से लोन दे देते हैं, लेकिन जो SMEs हैं, MSMEs हैं, उनको बैंक पैसा देने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, बैंक नहीं देते। और जो MSME है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वही, बहुत ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट का जो मेन सोर्स है वही है। इंडिया के पास 800 डिस्ट्रिक्ट हैं, यूनिक क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर 800 प्रोडक्शन सेंटर बन सकते हैं अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के। 800 डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बन मतलब कि बन सकते हैं, सप्लाई चेन क्रिएट की जा सकती है, मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि फ्यूचर कहाँ लाई करता है, फ्यूचर जॉब AI डोमिनेटेड वर्ल्ड है, ये कहाँ से आएगी? कह रहे हैं कि AI डोमिनेटेड वर्ल्ड बेशक से है, लेकिन
फ्यूचर जॉब आएगी कहाँ से? फूड से, एजुकेशन से, हेल्थ सर्विसेज से, टूरिज्म से, मैन्युफैक्चरिंग से, यहाँ से आएगी। और जो यंग इंडियन टैलेंट है वो वर्क फोर्स है वर्ल्ड के लिए। मतलब प्रोग्रेस अगर इंडिया ने करनी है ह्यूमन में, मतलब कि ह्यूमन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, न्यू इकोनॉमिक मॉडल की जरूरत है, डिसेंट्रलाइजेशन वाले की और डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटवर्क की। ठीक है, कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करना होगा, बिहेवियर्स को चेंज करना होगा। और जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली नई इकोनॉमिक मॉडल पे लाई करता है, जो कि किसके ऊपर बेस है? इंक्लूजन, बेसिक ह्यूमन नीड्स, डिसेंट्रलाइजेशन, कंजर्वेशन, नॉन वायलेंस, इन सब पे। चेंज इन लाइफस्टाइल पे भी ये मतलब डिपेंड करता है। शेयरिंग एंड केयरिंग एज अपोज टू वल्गरिटी ऑफ कॉन्स्पियस कंजम्पशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा बोल रखा है इन्होंने। शेयरिंग एंड केयरिंग के मॉडल को हमें फॉलो करना है, ना कि वल्गरिटी ऑफ कॉन्स्पियस कंजम्पशन। यहां से कितने कीवर्ड निकल रहे हैं हमें, हमारे लिए। इकोनॉमिक ऑफ स्कोप एंड स्केल से हमें कहाँ जाना है? इकोनॉमिक ऑफ पर्पज पे जाना है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो ये सब आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये एडिटोरियल। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो वही है, डिमोलिशन स्क्वाड। मतलब कोर्ट ने बोला है कि ऐसे डिमोलिश नहीं कर सकते, किसी भी बिल्डिंग को आप बुलडोजर से नहीं गिरवा सकते। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया के 80% लोग हैं जो चाहते हैं पीएम को कि वो अपने रिलीजियस व्यू शेयर करें। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि जो कॉरपोरेट टैक्स कट है उससे वेज इंक्रीज हुई या नहीं। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो कॉरपोरेट में टैक्स कट किया गया था, जैसे 2019 में, जैसे हुआ क्या था 2019 में, यूएस में कॉरपोरेट टैक्स था जो वो 21 से 15 कर दिया गया था। यानी कॉरपोरेट जो कंपनी है उनके ऊपर जो टैक्स लगता है प्रोडक्शन के लिए, वो टैक्स अब ये कट कर दिया था जब टैक्स, तो 21 से 15% कर दिया। सिमिलरली इंडिया में भी कर दिया था। अब जब स्टडी की गई तो ये पाया गया कि इससे फायदा तो हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ है। प्रॉफिट हुआ है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में और जो वेजेज हैं वर्कर की वो ना के बराबर बदी है। मतलब कि नो के बराबर, मतलब लेस देन 1% इंक्रीज हुई है वेजेज। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऐसे ही इंडिया के लिए बोला, ऐसे ही इसने मतलब कि यूएस के लिए बोला है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हम टैक्स कट करें तो मतलब एकदम से ये सिग्निफिकेंटली एम्प्लॉयमेंट और ये ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्यों करते हैं हम कॉर्पोरेट टैक्स कट? कि कंपनी फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि कंपनी के ऊपर टैक्स कम लगेगा तो कंपनी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ज्यादा कंपनी आएंगी, तो और ज्यादा कंपनी आएगी तो और ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज्यादा प्रोडक्शन होता है और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन ऐसा टोटली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसमें बोला गया है आर्टिकल में। उसके बाद ये बोला है कि हाई टैक्स और मतलब हमें एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करनी होगी इसके लिए, कि क्या क्या इम्पैक्ट होती हैं टैक्स कट से, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से और बाकी सब चीजों पे। ठीक है, नेक्स्ट है, गूगल एक्यूज्ड बीइंग इलीगल मोनोपोली। गूगल की मोनोपोली चली रही है, उसको एक्यूज किया गया है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हार्म प्रिंसिपल बाय जॉन मिल। जॉन मिल का जो हार्म प्रिंसिपल है, JS मिल, जॉन स्टर्ड मिल का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लिबर्टी पे। हार्म प्रिंसिपल क्या था देखो, मैं ये बता देता हूं आपको। हार्म प्रिंसिपल में क्या बोला गया है कि जो JS मिल ने, जॉन स्टर्ड मिल, JS मिल ने बोला है लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी क्या है? एक तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होते हैं, एक अदर रिगार्डिंग। जेस मिल ने बोला है कि जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है वो ऐसे होने चाहिए कि किसी को हार्म ना करे। बाकी लोग क्या होने चाहिए? बाकी लोग फ्री होने चाहिए, चाहे कुछ भी करें। और सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में उसने कुछ नहीं बोला कि सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी को ये एक्शन हार्म करे तो उसके ऊपर स्टेट इंटरफियर कर सकता है, अदरवाइज स्टेट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इसमें एडिटोरियल में, जो इसमें न्यूज में जो राइटर है, उन्होंने इस पे सेल्फ जो आर्टिकल हैं, जो मतलब कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, उन पे बोला है कि अगर मान लो कोई अल्कोहल पी रहा है, तो अल्कोहल पीने से तो चलो वो तो किसी और को तो हार्म नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली तो वो कर रहा है ना। उसके ऊपर तो मिलने कुछ नहीं बोला। अब वो घर में जा रहा है, लोगों को साइकोलॉजिकली मेंटली इंपैक्ट हो रही है, फैमिली इंपैक्ट हो रही है, तो इनके ऊपर मिलने कुछ नहीं बोला।
तो ये एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं इसमें, बाकी इसमें कुछ नहीं है, इतना ही लिख रखा है। ये PSIR के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि अभी इंडिया में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं टोटल। 75 के बाद कोई बड़ी है या नहीं, कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग टू राइज एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश। जो RBI की डिप्टी गवर्नर है उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर अगर बोरोइंग करेंगे, अगर प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग करेंगे तो उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश होगा, मतलब बढ़ेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर अगर बोरो करेगा तो मुझे ये बताओ, मतलब उससे कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ये न्यूज है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है। तो हाउस होल्ड को बोला गया है कि वो अपनी सेविंग्स रखे, ताकि जब प्राइवेट सेक्टर मार्केट से बोरो कर लेगा तो हाउस होल्ड से ही गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा ना। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करना, अब तो RBI से इंडिविजुअल भी परचेज कर सकता है। ठीक है, तो इस न्यूज में बस अभी इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल का हेडक्वार्टर इसका भी हेग में ही है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और यहाँ पे मंगोलिया में पुतिन ने विजिट की है, जबकि इसने क्या कर रखा था, वारंट जारी कर रखा था, तो कुछ नहीं हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कब बना था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुझे ये बता देना। और उसमें कितने जजेज होते हैं और उनका टेन्योर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेक्स, could quakes explain why gold nuggets are found in quartz veins? ये इंपॉर्टेंट, क्वार्ट्ज क्या होता है बस ये देख लो, एक टर्म है ये। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, जब भी इसको स्क्वीज किया जाता है या फिर इसकी शेप है वो डिस्टोर की जाती है, ये एक वोल्टेज डेवलप करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टोर्ट कर देता है। इलेक्ट्रो प्रॉपर्टी है जो क्वार्ट्ज की, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होते हैं क्रिस्टल से सॉल्यूशन में और फिर सॉल्यूशन से क्रिस्टल में। और एक सिस्मिक वेव आती है, जिससे क्या होता है, पीजियो कैटालाइटिक रिएक्शन विद गोल्ड बेरिंग सॉल्यूशन एंड गोल्ड इज डिपॉजिटेड ऑन क्रिस्टल। गोल्ड को क्रिस्टल पे डिपॉजिट किया जाता है। ये जो प्रोसेस है रिपीट की जाती है 1000 टाइम्स, हजार हजार टाइम कई बार, और लार्ज गोल्ड नगेट्स इससे क्रिएट किए जाते हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज ये था क्वार्ट्ज। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइज।